तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, इसका जो आपका सेकंड वाला बुक है अंतराल वाला, तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। जो आपका 16 मार्च को यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है ना, बोर्ड एग्ज़ाम 16 मार्च 2026 को। तो उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं बच्चों। और आप पिछले 10 साल का पेपर उठा करके देख लीजिएगा हिंदी का सीबीएसई बोर्ड का, यही क्वेश्चंस बार-बार रिपीट होकर के आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। हमने तो बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर लिया बच्चों और 10 साल हो गए हमें पढ़ाते-पढ़ाते भी। तो यही क्वेश्चंस बार-बार रिपीट होकर के आते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर अगर आपके पास नोटबुक है तो उसके अंदर नोट डाउन करते हुए चलिए ताकि आपको डबल याद होता हुआ चले। ठीक है? और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को और 500 लाइक्स का टारगेट लेकर के चलते हैं बच्चों। 500 लाइक्स इस वीडियो पर कंप्लीट करवा दीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। बाकी आपका जो फर्स्ट वाला बुक है यहाँ पर ये तो अंतराल हो गया। अंतरा वाली जो बुक है आपकी उसका वन शॉट का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभिव्यक्ति माध्यम वाली बुक का भी वन शॉट का वीडियो बना दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है? तो उन दोनों वीडियोस को भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी कोई भी आपका डाउट रहता है, जो डायरेक्टली आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके आप अपने डाउट्स को डायरेक्टली मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है? बाकी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक-एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है। ठीक है, जो हमारी नदियाँ हैं जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है, गोदावरी, जो भी हमारी नदियाँ हैं उनको आज की जो आधुनिक सभ्यता है जो अपने आप को बोलती है अरे भैया हम तो मॉडर्न सभ्यता है, ठीक है, वो सभ्यता जो है नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है उसके बारे में आपको बताना है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिखेंगे कि आज की सभ्यता के अनुसार हम नदियों को माता नहीं मानते बल्कि उसे उपयोग की वस्तु समझते हैं तथा कई रूपों में उसे दूषित करते हैं। जो नदियां आज के टाइम पे हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इस तरह से, तो आज की जो सभ्यता है ना भैया वो बोलती है कि ये जो नदी है ना इसको नदी ही मानो, माता वाता मानने की जरूरत नहीं है। पहले के ज़माने में जो हमारे दादा परदादा थे जो माता मानते थे वो सब पागल थे इस हिसाब से, है ना। और देखिए ये जो वो पागल नहीं थे, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हमारे दादा परदादा वो बहुत अच्छे इंसान थे और वो लोग जो माता मानते थे ना वो एकदम वैलिड तरीके से आप कह लीजिए, मतलब बहुत सही था कि वो लोग माता मानते थे। आज के टाइम पे ये जो आधुनिक सभ्यता है ना, पिज्ज़ा मोमोज खाने वाली, ये बोलती हैं कि नदी को नदी मानना चाहिए। और वो देखिए बहुत तरीके हैं जिनसे कि नदियों को वो प्रदूषित कर रहे हैं और गंदे पानी के नाले बनाते जा रहे हैं। पहला, कूड़ा कचरा फेंक करके, ठीक है, जितना भी कूड़ा कचरा होता है दबा के कूड़ा कचरा जो है डंप किया जाता है नदियों के अंदर, जिससे कि क्या हो रही है, नदियाँ जो है हमारे गंदे पानी के नाले बनते जा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों द्वारा अपने घर का कूड़ा कचरा इन नदियों में बहा दिया जाता है, जिसे पूर्णतः बहा ले जाने में वो असमर्थ होती हैं और इससे नदियाँ जो है प्रदूषित होती जाती है। यहाँ पर देखिए नदी का जो पानी होता है वो बहता चला जाता है, बहता चला जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा कूड़ा अगर आप डालेंगे नदी के पानी में तो वो बह करके चला जाएगा, लेकिन इतना सारा कूड़ा अगर आप एक साथ डाल देंगे नदी के पानी में तो बह ही नहीं पाएगा भाई। वो जो नदी का पानी होता है वो उस कूड़े को आगे ले ही नहीं जा पाएगा। तो इससे क्या होता है, नदियाँ जो है वो प्रदूषित होती हैं। और क्या कारण है भैया, जो पूजा सामग्री होता है उसको जो बहाया जाता है नदियों के अंदर, उससे भी जो नदियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती हैं और गंदे पानी के नाले बन रही हैं। अब आप बोलेंगे सर हमारे दादा परदादा से लेकर के हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो भी तो जो पूजा सामग्री होते थे और होते हैं आज के टाइम पे, उनको नदियों के अंदर बहाया करते थे। उस टाइम तो प्रदूषण नहीं होता था। आज आप बोल रहे हैं कि सर इससे प्रदूषण होता है। तो देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको, पहले के टाइम पे क्या होता था, प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर होता था, ठीक है। अब प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता था तो पूजा सामग्री में क्या होता था, मेनली हमारा यहाँ पर फल फूल, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती थी, अगरबत्ती धूप वगैरह ये सब हुआ करता था। आज के टाइम पे क्या है, पूजा सामग्री अगर आप लेंगे तो 50% उसके अंदर प्लास्टिक होता है। अब प्लास्टिक कैसे आता है, मान लीजिए कि आपने एक अगरबत्ती का 10 रुपये का पैकेट खरीदा पूजा करने के लिए, उसमें आपको प्लास्टिक मिलेगा, ठीक है। एक धूप बत्ती का पैकेट खरीदा उसमें भी प्लास्टिक मिलेगा। इस तरह से करके जो भी आज के टाइम पे हम खरीदते हैं पूजा सामग्री, मोस्टली चीज़ों में आपको साथ ही साथ प्लास्टिक
प्लास्टिक भी मिलता है। अब जब हम उस पूजा सामग्री को नदियों में बहाएंगे तो साथ साथ वो प्लास्टिक भी बहेगा। और एक अकेले तो आप है नहीं पूजा सामग्री बहाने वाले, लाखों करोड़ों लोग हैं पूजा सामग्री जो है नदियों में बहाते हैं। तो इतना सारा जो प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है ना नदियों में, ये मेन कारण है जिस कारण से जो नदियां हैं वो गंदे पानी के नाले बन रही हैं, दूषित होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कि हिंदू सभ्यता के अनुसार पूजा सामग्री को पवित्र जो है सो कि माना जाता है और नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियां जो है वो दूषित होती जा रही है। मैंने आपको बता दिया मेन कारण जो है प्लास्टिक है। ओके, अगला तीसरा यहाँ पर आप लिख सकते हैं कल कारखानों का रासायनिक पदार्थ जो बिना फिल्टर किए नदियों के अंदर डाल दिया जाता है, इससे भी नदियाँ जो है गंदे पानी के नाले बनते जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में हमारी यमुना नदी जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। यमुना नदी में आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम पे रील वगैरह आता रहता है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यमुना नदी इतनी दूषित हो चुकी है ना, इतनी दूषित हो चुकी है कि उसके अंदर आप नहा नहीं सकते। ठीक है, वो झाग झाग सा मैं देखता हूँ इस तरह से तैरता रहता है यमुना नदी के अंदर इस तरह से, और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। और ये झाग आता कहाँ से है? ये झाग आता है कल कारखानों से, फैक्ट्रियों से। ठीक है, देखिए जो भी फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की जाती हैं उनका एक नियम बनाया जाता है कि आप फैक्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश कीजिए, बनाइए यहाँ पे, है ना, चलाइए फैक्ट्री, लेकिन आपकी फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलेगा उसको फिल्टर करके नदी में छोड़ना होता है। लेकिन फैक्ट्री मालिक क्या करते हैं, चंद पैसे बचाने के चक्कर में वो पानी को फिल्टर नहीं करते और एज इट इज़ जो है नदियों में छोड़ दिया जाता है उस पानी को। अब जैसे ही उस पानी को नदी में छोड़ा जाता है हमारी नदियाँ क्या होती है, प्रदूषित हो जाती हैं और गंदे पानी के नाले के रूप में जो है वो बनती जा रही है, विकसित होती जा रही है। ठीक है, तो एक ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया गया है कि उद्योगों कारखानों से निकला सारा रासायनिक पदार्थ नदियों में बहाया जाता है, जिनसे क्या हो रहा है, नदियों का पानी जहरीला भी हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। अगला आप लिख सकते हैं कि नदियों का निरंतर रख रखाव ना करना। देखिए हर चीज़ को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने एक बाइक खरीदा तो टाइम टू टाइम उसमें सर्विस करवाना पड़ेगा आपको। आपने एक कार खरीदा, एक गाड़ी खरीदा, बस खरीदा, कुछ भी कोई भी व्हीकल खरीद लिया आपने, उसको टाइम टू टाइम जो है मेंटेनेंस की, रिपेयर की, सर्विस की ज़रूरत पड़ती रहती है। वो तो खैर गाड़ी, बस, बाइक वगैरह की बात हो गई। अगर आपके शरीर की बात करें तो शरीर को भी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कभी शरीर में बुखार आ जाता है तो दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है, कभी डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप वगैरह करवाने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब शरीर को भी टाइम टू टाइम यहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ है भैया सबको यहाँ पर रख रखाव की ज़रूरत है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ठीक है, और उन्हीं में से एक है हमारी नदियाँ। लेकिन टाइम टू टाइम जो है उनका रख रखाव, मेंटेनेंस नहीं होता है। इस कारण से भी जो आज की नदियाँ हैं हमारी, मतलब आज की नदियाँ कह रहा हूँ, आज की जो सभ्यता है वो नदियों को गंदे पानी के नाले बना रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेंटेनेंस वो लोग कर ही नहीं रही है ना। यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि नदियों के प्रति लापरवाही के कारण इनके नियमित सफाई व रखरखाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे ये गंदे नालों के रूप में परिवर्तित हो रही हैं या विकसित हो रही हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को, जिसके अंदर मेनली अब 3 एग्जाम्स बचे हैं हमारे, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया और हिंदी हो गया, तो इन तीनों एग्जाम की तैयारी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। ये सैम्पल पेपर आपको आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे बच्चों। ठीक है, लिटरली आप एक टॉपर बन सकते हैं इन सैम्पल पेपर के माध्यम से। ऑलरेडी हजारों बच्चे सैम्पल पेपर्स ले रहे हैं, तो आप भी जरूर लीजिए और अपने बोर्ड्स की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। ठीक है, सैम्पल पेपर्स को लेने के लिए सिंपली स्क्रीन पर आपको जो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, देन आप सैम्पल पेपर्स को ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज ही लीजिए और तैयारी को बहुत बेहतर बनाइए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ये आ जाता है कि तो हम तो 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये जो आपका कथन स्टेटमेंट यहाँ पर है कि तो हम तो 100 लाख बार बनाएंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए जो सूरदास जी हैं उनके चरित्र के बारे में आपको बताना है, उनके कैरेक्टर के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ आप उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं कि सूरदास का इस वाक्य से एक सशक्त चरित्र उभर करके आता है जिसमें कई विशेषताएं हैं। ठीक है, सूरदास के मतलब सूरदास के बारे में जो कथन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, इससे हमें सूरदास के कई विशेषताएं देखने को
मिलती है उनके चरित्र के बारे में। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं हार न मानने की प्रवृत्ति। सूरदास जीवन की विषम तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, पुनः परिश्रम करने को तैयार रहता है। इसीलिए सूरदास के बारे में बताया गया है कि वो उसकी जो प्रवृत्ति है वो हार नहीं मानने की है, ठीक है। अगर कभी हार भी जाता है ना तो वो दोबारा परिश्रम करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है कि भाई दोबारा ट्राई करूंगा, फिर से जीत के दिखाऊंगा, या तो फिर से हार जाऊंगा तो फिर ट्राई करूंगा, है ना। तो एक ये चीज़ आप लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि सूरदास जो थे वो कर्मशील और मेहनती बंदे थे, ठीक है। सूरदास एक मेहनती व्यक्ति है। अंधा होने पर भी उसने इतने पैसे जमा किए तथा आगे भी मेहनत करने से नहीं कतराता था वो, ठीक है। अंधा होने पर भी उसने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे सूरदास जी ने, और फिर भी इतने पैसे जमा होने के बाद भी जो है वो मेहनत करने से नहीं कतराते थे। तो एक ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। प्रतिशोध की भावना से मुक्त रहते थे। वो बदला लेने में बिलीव नहीं रखते थे कि मैं तेरे से बदला लूंगा, मैं तेरे से बदला लूंगा, तो उन्हें मेरा बुरा कर दिया, है ना। सूरदास किसी से भी प्रतिशोध की भावना नहीं रखते थे। भैरव के विषय में पता चलने पर भी वह उसे नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि उनके कैरेक्टर में एक ये चीज है कि वो प्रतिशोध, बदला लेने की भावना से भैया बिल्कुल आजाद रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं उनके चरित्र के बारे में। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ जाता है कि गर्मियों में लू से बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो देखिए जो गर्मियां होती हैं उसमें क्या होता है ना, गरम गरम हवाएं चलती हैं, ठीक है। और वो जो गरम गरम हवा होती है ना, जब आप बाहर निकले, अभी तो ठंडी चल रहा है, ठीक है, गर्मियों में जब आप घर से बाहर निकलते होंगे तो देखते होंगे और गरम गरम एकदम हवा चल रहा है, तो वो जो गरम हवा होता है उसी को लू बोला जाता है। और वो लू अगर एक इंसान को लग गया ना, इस तरह से वो गर्म हवा लग गई ढंग से, तो भैया इंसान की हालत बद से बदतर होती चली जाती है। तो इस तरह के लू से बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि गर्मियों की दोपहर में लेखक घर से चुपचाप बाहर निकल जाता था। लू से बचने के लिए माँ धोती या कमीज से जो सो कि यहाँ पर क्या है, गांठ लगा करके प्याज बांध देती थी। अब प्याज जो होता है उसको अगर आप या तो धोती वगैरह में या फिर अपने कमीज में रख लेंगे ना तो आपको लू नहीं लगता है, ये कहा जाता है, ठीक है। लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना पिया जाता है। आम को भून कर, उबाल कर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पिया जाता है। उसे देह में लेपा जाता था, नहाया जाता था तथा सिर भी उससे धोया जाता था। आम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है यहाँ पर, ठीक है। आम जो ये आपका फल है इसको क्या किया जाता है, लू लगने पर इसको कच्चा आम जो होता है उसको पका करके उसका शरबत बना करके पी सकते हैं, ठीक है। गर्म पानी करके, गर्म पानी कह रहा हूँ, गर्मी में मैं गर्म पानी करवा रहा हूँ मैं भी ना, ठीक है। मतलब जो पानी होता है ना उसके अंदर क्या करते हैं, आम को इस तरह से पूरा मिला उला करके और उससे अगर आप नहाएंगे कच्चे आम को मिला करके तो आपको लू नहीं लगेगा, या लग गया है तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प होगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या किया जा सकता है, अगर लू किसी को लग जाता है तो अपना कच्चा आम से वो अपना सर धो सकता है, ठीक है, नहा सकता है, आम का लेप लगा सकता है। तो आम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है यहाँ पर हमारा लू लगने पर। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि विस्कोहर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया है और इसमें लेखक ने विस्कोहर से जुड़ी किन किन स्मृतियों को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है, ठीक है। तो विस्कोहर की माटी पाठ जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन किया है, ठीक है। ये जो हमारा पाठ है इसके अंदर लेखक ने अपनी माँ का, अपने गांव का और आसपास का जो प्राकृतिक परिवेश है उसके बारे में यहाँ पर बताया है, और ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं और लोक मान्यताओं का वर्णन किया है। पूरी कथा के केंद्र में, यानी पूरा जो कथा है हमारा उसके सेंटर में हमारा यहाँ पर विस्कोहर जो लेखक का गांव है और एक पात्र, एक कैरेक्टर विश्वनाथ जो कि लेखक स्वयं है, वो हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि लेखक ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है, ठीक है। कि जो बत्तख की माएँ होती हैं और जो इंसानों की माँ होती हैं उनकी जो तुलना है वो लेखक ने किन आधारों पर किया है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए लेखक ने बत्तख की माँ और मानव शिशु की माँ की तुलना करते हुए कई पक्षों को सामने रखा है, ठीक है।
लेखक को दोनों में कई समानताएं दिखती हैं। पहला, खतरों से बचाव। जिस प्रकार बत्तख अपने पंखों को फैलाकर अंडों को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखती है, उसी प्रकार मानव की माँ भी अपने बच्चों की ढाल बनकर उन्हें दुनिया के खतरों से बचाती है। आपको पता ही होगा कि जब आप छोटे होंगे तो आपकी मम्मी आपको बहुत जगह जाने से रोकती होंगी कि यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, ये मत कर, वो मत कर। तो आप सोचते होंगे मम्मी फालतू में मेरे को इतना बोल रही हैं कि मैं ये ना करूँ, वो ना करूँ, मुझे करने देना चाहिए। लेकिन नहीं, आपकी जो माता श्री है, जिनको हाथ जोड़ करके नमन है मेरा, ठीक है, वो आपको इतनी सारी चीज़ें करने के लिए रोकती थी। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि जो दुनिया के खतरे हैं उससे आप बचे रहे, ठीक है। क्योंकि आपसे ज़्यादा जो है उन्होंने दुनिया देखी है, और पूरी दुनिया जितने सालों से आपको जान रही है, मान लीजिए कि आपकी उम्र 20 साल है, तो आपकी जो माता श्री है आपको 20 साल 9 महीने से ज़्यादा जानती है। मतलब कि आपकी उम्र से 9 महीने ज़्यादा आपको वो जानती हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए हमारी मम्मियाँ जो होती हैं, हमारे पिताजी जो होते हैं, उनको हमारे बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है, खासकर मम्मी के बारे में, कि हमें किन चीज़ों से खतरा हो सकता है, किन चीज़ों से खतरा नहीं हो सकता। जिस प्रकार से हमारी माता श्री लोगों को, यानी हमारी मम्मियों को पता होता है हमारे बारे में, उसी प्रकार से जो बत्तख होता है उनकी जो माताएं होती हैं उनको भी पता होता है कि उनको अपने बच्चों को किन से बचाना है, किन से नहीं बचाना है, ठीक है। तो एक ये कारण था जिस कारण से जो लेखक है हमारा, माँ की तुलना, हमारी माँ की तुलना जो हमारी मम्मियाँ होती हैं, यानी यहाँ पर मानवों की माँ की बात हो रही है, और जो बत्तख की माँ होती है उनकी तुलना ये करते हैं लेखक जी, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि सतर्कता और कोमलता से देखरेख। जैसे बत्तख की माँ अपनी पैनी चोंच से सतर्कता बरतते हुए कोमलता से अंडों को अपने पंखों के अंदर छुपाती है, उस प्रकार मानव की माँ भी बच्चों को डांटते मारते समय ध्यान रखती है कि शिशु को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। अब देखिए, देख रेख तो हमारी करती हैं हमारी माएँ, उसी प्रकार से बत्तख की जो माएँ होती हैं वो भी बत्तख लोगों की देख रेख करती हैं, लेकिन काफ़ी सतर्कता से। जैसे हमारी माताश्री नहीं हमें मारती थी बचपन में, ठीक है, चाहे मेरी माताश्री हो या आपकी माताश्री हो, बचपन में मारा करती थी, तो वो ये चीज़ ध्यान में रख करके मारा करती थी कि भैया इनको ज़्यादा चोट ना लगे, ठीक है। तो ये सतर्कता और कोमलता से देख रेख, ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। इस कारण से भी जो लेखक है वो मानवों की माँ और बत्तख की जो माँ है उनका यहाँ कंपैरिजन यानी तुलना करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, आने वाले खतरों को भांपना। बत्तख की माँ निगाहें सदैव, जो होता है बत्तख की जो माएँ होती हैं उनकी जो निगाहें होती है सदैव कौवे की ताक पर रहती है। उसी प्रकार से मानवों की जो माँ होती है वो बच्चों पर आने वाले संभावित खतरों को भांप लेती है। अब देखिए, बत्तख की जो माएँ होती हैं वो कौवे पे ध्यान इसलिए रखती है क्योंकि कौवे आकर के उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उसी प्रकार से जो मानव की माँ होती हैं यानी हमारी माताश्री होती हैं, हमारी माताश्री को भी पता होता है कि हमें कौन सा दिक्कत आने वाला है, उनको पहले से ही अंदाज़ा लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आपको बुखार होने वाला है, ठीक है, तो आपको नहीं आइडिया लगेगा कि आपको बुखार होने वाला है, लेकिन आपकी मम्मी को आइडिया लग जाएगा। आपकी मम्मी बोल देंगे कि देख भाई तेरे को बुखार होने वाला है, ये दवाई ले ले बेटा, ये दवाई ले ले बेटी, इस तरह से करके। क्यों? क्योंकि उनको हमारे बारे में हमसे ज़्यादा पता होता है। समझ रहे हैं आप? तो हमारे ऊपर जो भी खतरा आने वाला है ना, हम आने से पहले ही वो भाप जाती है और हमें वो सतर्क भी कर देती है टाइम टू टाइम, ठीक है। कई बार हम उस चीज़ को टाल देते हैं, अरे मम्मी कुछ नहीं होगा, ले रात को बुखार हो गया, मम्मी आपने सही बोला था। तो मम्मी वहाँ बोलती है भाई मेरे को पता है कि तेरे को कब बुखार आएगा कब नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? तो एक ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या है कि लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताओं का वर्णन करना है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिखेंगे कि लेखक के लिए प्रकृति, लेखक का प्रकृति से गहरा लगाव था, उसे प्रकृति के कई दृश्य अनुपम एवं हृदयग्राही लगते थे, प्रकृति उसके लिए सौंदर्य का पर्याय थी, ठीक है। तो लेखक के लिए प्रकृति कैसी थी भैया? लेखक जो था उसको प्रकृति से बहुत ज़्यादा गहरा लगाव था, ठीक है। उसे प्रकृति कई दृश्य अनुपम एवं हृदयगाही लगते थे। लेखक के लिए जो प्रकृति था, नेचर था, उसके कई अलग अलग दृश्य थे उसके सामने, ठीक है। और प्रकृति उसके लिए सौंदर्य का पर्याय था, ठीक है। यानी सुंदरता का अगर कोई पर्यायवाची शब्द है तो वो है भैया प्रकृति। ऐसा ये लेखक के संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि लेखक की दृष्टि में नारी, लेखक ने अपने गांव में एक रूपवती नारी देखी जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई। अब लेखक भैया गांव में रहता है,
है वो गांव में एक नारी को, एक इस तरह से महिला को देखता है और उसकी जो सुंदरता होती है ना वो उसके दिल में बस जाती है बिल्कुल। वह भी लेखक को सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लगी। ठीक है, वो जो नारी होती है जो उसके गांव में होती है वो भी जो नारी होती है ना एकदम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लगी कि भैया सुंदरता का अगर कोई मूर्ति है तो यही नारी है। ठीक है, तो लेखक की दृष्टि में नारी का इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला है भैया प्रकृति और नारी में समानता क्या है, तो सौंदर्य की समानता होने के कारण लेखक को लगा जैसे प्रकृति नारी का सजीव रूप लेकर के उसके समक्ष आ गई। देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं यहाँ पर कि लेखक के यहाँ पर बात हो रही है कि लेखक को लगा कि प्रकृति और नारी में इतनी ज़्यादा समानताएं हैं, जैसे कि प्रकृति जो है यहाँ पर वो नारी का जीवित रूप लेकर के उसके सामने आ गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। प्रकृति के समस्त दृश्यों में जूही की लता, चांदनी की छटा फूलों की खुशबू आदि में उसे नारी के सौंदर्य का आभास होता है। सौंदर्य के समान धर्म होने के कारण लेखक को प्रकृति और नारी जो है एकाकार होते हुए दिखे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं कि लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताओं का वर्णन करें। ठीक है, यानी प्रकृति के बारे में वो क्या सोचता है, नारी के बारे में क्या सोचता है और सौंदर्य संबंधी मान्यताओं के बारे में वो क्या सोचता है, इसके बारे में इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि गांव में लोग प्रकृति के बहुत निकट है, कथन को पूरा करे विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर। तो देखिए गांव में लोग जो होते हैं वो प्रकृति के बहुत ज़्यादा निकट होते हैं। लेखक के अनुसार फूल केवल गंध ही के नहीं देता, दवा भी करते हैं। जो लेखक है वो कहता है कि जो फूल होता है केवल वो गंध यानी कि सुगंध ही नहीं देता है, दवा भी करते हैं, क्योंकि गाँव में कई रोगों का इलाज फूलों द्वारा किया जाता है। फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। गुड़हल के फूलों को देवी का फूल माना जाता है। ठीक है, और बैर के फूल जो है सूंघने से बर्रे ततैया का डंक झड़ता है। आम के फूल से कई रोगों का उपचार में काम आ जाता है। नीम के पत्ते और फूल जो है वो चेचक में रोगी के समीप रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि गांव में लोग जो है वो प्रकृति के बहुत ज़्यादा निकट होते हैं। वो होते भी हैं यार, गाँव में आप अगर आप जाके देखेंगे ना तो नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं वो। ठीक है, विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, इसके गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है वो लिखना है आपको। तो इस तरह से आंसर आप लिखेंगे। पहले पॉइंट में इस तरह से लिखेंगे कि वातावरण के गर्म होने का कारण आज औद्योगिक विकास के चलते हम जो उद्योगों, धंधों, कल कारखाने लगा रहे हैं उनसे वातावरण को गर्म करने वाली गैसें निकलती हैं। ये गैसें वातावरण के तापमान को कई डिग्री से बढ़ा रही हैं। ठीक है, हम जो इतनी फैक्ट्रियाँ लगाते जा रहे हैं, दबा के इस तरह से फैक्ट्री, कल कारखाने खोलते जा रहे हैं, इससे निकलता है भैया CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ये क्या करता है, पर्यावरण को गर्म करता जा रहा है। ठीक है, यूरोप और अमेरिका की भूमिका क्या है, ये हानिकारक गैसें सबसे अधिक यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से ही निकलती हैं भैया। इन देशों में लगे उद्योगों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों ने वातावरण का सबसे ज़्यादा प्रदूषण किया है। ठीक है, वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप के उद्योग। तो ये आप लिख सकते हैं। अगला है वातावरण के गर्म होने से हानियाँ क्या हो सकती हैं। इस गैसों द्वारा तापमान बढ़ रहा है, जिससे कि समुद्रों का पानी जो है वो गर्म हो रहा है। धरती के ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई है, ठीक है, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जो बर्फ जमी हुई है वो पिघल रही है। मौसम का जो चक्र है वो बिगड़ रहा है और पर्यावरण का असंतुलन पैदा हो रहा है। यहाँ पर डिसबैलेंस हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर। इसीलिए हमें वातावरण में जो गर्मी है उसको कम करना पड़ेगा। इसे रोकने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, इन हानियों से बचने के लिए हमें प्रकृति के विकास के साथ लेकर के चलना होगा। अगर हमें डेवलपमेंट करना है भैया तो साथ ही साथ हमें अपने नेचर को भी साथ में लेकर के चलना होगा। ठीक है, उद्योग धंधों में ऐसे विकल्प चुनने होंगे जिससे हमारे पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे, जैसे बंजर धरती पर औद्योगिकीकरण करना या जंगलों को बेवजह ना काटना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो बंजर धरती है जहां पर अनाज वगैरह उग ही नहीं सकता है तो वहां पर फैक्ट्री लगाइए। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये कर सकते हैं कि बेवजह जो हम लोग यहाँ पर जंगल वगैरह को काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को इस तरह से काटते जा रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इस चीज़ों को रोक सकते हैं। ऐसा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या है कि लेखक की चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर के किस प्रकार सार्वभौमिक हो गई। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि लेखक की पर्यावरणीय संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर के सार्वभौमिक हो गई। यहाँ पर अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने पूरी दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, ठीक है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका। अब मालवा जो है वो भी इससे नहीं बच सका, जो अमेरिका की यहाँ पर सभ्यता है, जो खाऊ उजाड़ू सभ्यता है, ठीक है। वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होने मिलकर के धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये जो गैस निकल रहा है CO2, इसने क्या किया, धरती के टेम्परेचर को 3 डिग्री से और बढ़ा दिया है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, यह गैसें सबसे ज़्यादा यहाँ पर अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों से निकल रही है। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है और आज हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। जो हमारा सी लेवल है एक तो वो इंक्रीज़ हो रहा है, प्लस में उनका जो वाटर है वो गर्म होता जा रहा है। जो हमारे धरती पर जो बर्फ़ है, जैसे नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर जो बर्फ़ जमा हुआ है वो पिघल रही है, मौसम का चक्र बिगड़ रहा है। साथ ही साथ आधुनिक औद्योगिक विकास ने लोगों को अपनी जड़ जमीनों से अलग कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर इस क्वेश्चन का आप लिखेंगे कि लेखक की चिंता अब मालवा तक सीमित नहीं है, ये जो है सो कि किस प्रकार अब सार्वभौमिक हो गई है, ठीक है। मालवा तक सीमित न रह करके सार्वभौमिक इसीलिए हो गई है क्योंकि भैया ये खाऊ उजाड़ू सभ्यता जो है पूरी दुनिया में फैल चुकी है आज के टाइम पे। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आज के इंजीनियरों की सोच यह है कि वे पानी का प्रबंध करना पहले से बेहतर जानते हैं, क्या ऐसा मानना ठीक है। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, ये महज एक गलतफहमी है। समझ रहे हैं, ये एक गलतफहमी है भाई, ठीक है। रिनेसा से बहुत पहले राजा विक्रमादित्य, भोज और मुंज आदि ने भविष्य में जल संकट की समस्या को भांप लिया था। इसीलिए उन्होंने वर्षा के जल का समुचित संरक्षण करने के लिए बड़े बड़े तालाब, बावड़ियाँ, कुएं बनवाए। परंतु आज के तथाकथित होशियार इंजीनियरों ने तालाबों को गाद से भर दिया, नदी नालों के जल को भी प्रदूषित कर दिया, है ना। अब हमारे जो पहले के लोग थे, विक्रमादित्य जी, राजा विक्रमादित्य जी हो गए, भोज जी हो गए, मुंज जी हो गए, इन्होंने पहले से ही यहाँ पर प्रिडिक्ट कर लिया कि भविष्य में जाकर के जल संकट होने वाला है। इसीलिए उन्होंने तालाब बनवाए, ठीक है, बावड़ियाँ बनवाई, कुएँ बनवाए, जिससे कि वाटर सप्लाई जो है वो कंटिन्यू रहे, यहाँ पर दिक्कत ना आए पानी में, ठीक है, मतलब पानी प्राप्त करने में इंसानों को इस तरह से। लेकिन आज के जो तथाकथित इंजीनियर है वो बोले, अरे भैया हम ज़्यादा चालाक है यार, ले यहाँ पर जो तालाब है उसको गाद से भर दिया, बिल्कुल, है ना। तालाब उलाब ख़त्म करो, उसके ऊपर मिट्टी डालो और एकदम घर उर बनाओ, जो करना है करो, ठीक है। और जो नदी वगैरह है हमारे, उनको बिल्कुल नालों की तरह बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि आज के इंजीनियरों की सोच यह है कि वे पानी का प्रबंध करना पहले से बेहतर जानते हैं। क्या ये मानना ठीक है? तो ये मानना बिल्कुल गलत है बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन भी है बच्चों, 11वां क्वेश्चन, इसको भी यहाँ पर आप रीड कर लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है, और आंसर इस तरह से आपको लिखना है। ओके, चलिए वीडियो पॉज करके आप रीड पूरा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन क्या है कि लेखक के अनुसार मालवा में पहले जैसा पानी अब नहीं गिरता है, ऐसा क्यों कहा गया है एवं मालवा में बारिश होने के बाद क्या होता है। तो आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है कि लेखक के अनुसार मालवा में पहले जैसा पानी अब नहीं गिरता क्योंकि उद्योग धंधों से निकलने वाले गैसों से पर्यावरण गर्म हो रहा है, वायु प्रदूषण फैल रहा है और पर्यावरण असंतुलित हो गया है, ठीक है। वर्षा ऋतु पर भी इसका कुप्रभाव देखने को मिला है और मालवा में औसतन वर्षा जो है वो कम हो गई है। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि मालवा के अंदर अब पहले जैसा पानी नहीं गिरता है, क्योंकि भैया इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, जिस कारण से जो आपका यहाँ पर रेन का साइकिल है, यानी बारिश का जो पूरा ये चक्र है, ये भी प्रभावित हुआ है और औसत से भी कम वर्षा होती है। जितनी वर्षा पहले होती थी, एवरेज जो यहाँ पर बारिश होती थी, उससे भी कम बारिश अब होती है, ठीक है। मालवा में अत्यधिक बारिश होती है तो जनजीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यातायात के साधन ठप हो जाते हैं तथा लोगों को आने जाने में कठिनाइयाँ होती है। बारिश होने के कारण गेहूं और चने की फसल अच्छी होती है किंतु सोयाबीन की फसल गल जाती है। अतिवृष्टि ने नदियों में बाढ़ आ जाती है और पानी लोगों के घरों दुकानों आदि में घुस जाता है। अब देखिए, मालवा में एक तो बारिश नहीं भी हो रहा है और जब होता है तो भैया छप्पड़ फाड़ के होता है, पूरा एकदम
तहस नहस उड़ा देता है, पूरा मालवा का धजिया उड़ा देता है, एक तरह से आप कह सकते हैं ना। बाकी इस तरह से आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 13वां क्वेश्चन क्या है कि विश्वनाथ पर अत्याचार क्यों हो गया। तो इस तरह से आंसर आप लिखेंगे कि विश्वनाथ अभी माँ का दूध पीता ही था कि उसके छोटे भाई का जन्म हो गया और माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया। जाहिर सी बात है भैया, जब छोटा भाई का जन्म होगा तो यहाँ पर दूध कौन पिएगा, छोटा वाला भाई पिएगा। विश्वनाथ का दूध जो है यहाँ छूट गया यहाँ पर, और विश्वनाथ को उनके 3 साल तक के होने पर पड़ोस की यहाँ पर कसेरिन दाई ने पाला। माँ का स्थान दाई ने ले लिया। यही था कि विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं भैया। अब जाहिर सी बात है, छोटा भाई हो गया है तो जो माँ के दूध पर अधिकार है वो छोटे भाई का होगा। उस बेचारे को 3 साल तक किसी दाई ने पाला, और यही था कि यहाँ पर कहा जाता है कि विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया। ओके, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करते चलिए। मैं बार बार आपको लाइक के लिए बोलता हूँ, क्योंकि देखिए आपके लिए लाइक करना तो फ्री है, यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन हमारा इससे मोटिवेशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है, यूँ कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। ओके, और अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा बच्चों। ओके, अब यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहे हैं हमसे कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं होता है, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। कैसे? विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो देखिए, बच्चे का दूध पीना अर्थात जड़ से चेतन होने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जैसे एक जड़ होता है और उससे इस तरह से हमारा पेड़ निकलता है ना, सॉरी पौधा निकलता है, फिर वो पेड़ बनता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपने एक चित्र भी देखा होगा, फेसबुक वगैरह पे बहुत ज़्यादा वायरल होता है कि माँ के जो स्तन होते हैं वहाँ से जो बच्चा यहाँ पर स्तनपान करता है। ठीक है, तो जो स्तन होते हैं वो यहाँ पर पेड़ की तरह दिखाया गया है, और पेड़ के जो जड़ होते हैं उसकी तरह दिखाया गया है, और जो बच्चा यहाँ पर स्तनपान कर रहा है, ठीक है, वो उसी तरह से ग्रो कर रहा है। ठीक है, जैसे एक पौधा से पेड़ बनता है ना, वैसा ग्रो कर रहा है। आप इमेज सर्च करके भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इमेज है, बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा। तो ये आप लिख सकते हैं, दूध पीने के साथ साथ बच्चे द्वारा माँ की ममता को भी उसमें आत्मसात करता है। अब देखिए, जब बच्चा दूध पीता है तो उसमें माँ की ममता भी हमें देखने को मिलती है। उसका दूध ही न पीना बल्कि माँ के पेट से गंध व स्पर्श को भी प्राप्त करना होता है। बच्चा केवल दूध ही नहीं पीता है, माँ के पेट से जो गंध आ रही होती है, स्पर्श आ रही होती है, उसको भी वो प्राप्त करता है। माँ का बच्चे को अपनत्व एवं सुरक्षा भरे आंचल में छिपाकर दूध पिलाना। ठीक है, तो यहाँ पर यह पता चलता है कि बच्चा केवल दूध नहीं पी रहा है, उन दोनों की ममता, ठीक है, जो प्यार है वो भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो माँ है अपने बच्चे को अपनत्व के कारण सुरक्षा भरे आंचल में छिपा करके दूध पिलाती है। आपने देखा भी होगा। ठीक है, दूध पीते पीते बच्चे द्वारा माँ के स्तनों को काटने पर भी ममता भरा भाव मिलता है। जब दूध पीते पीते माँ जो है माँ के जो स्तन होते हैं उसको बच्चा जब काटता है तो इससे भी अपनत्व का प्रभाव देखने को मिलता है कि दोनों में कितना लगाव है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना ही नहीं होता है, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि सांपों के बारे में विस्कोहर की माटी पाठ में क्या बताया गया है। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि पाठ में बताया गया है कि घास पास से भरे यहाँ पर मैडों पर, मैदानों पर, तालाबों के भीटों पर नाना प्रकार के सांप मिलते हैं। सांप से डर लगता है। दोहड़ा और मजगिदवा विषहीन होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के सांप बताए हैं जो विषहीन होते हैं, जिसके अंदर विष नहीं होता, जहर नहीं होता। दोहड़ा को मारा नहीं जाता, उसे सांपों में वामन जाति का मानते हैं। धामिन भी विषहीन है लेकिन वह लंबी होती है। ठीक है, धामिन भी एक तरह का सांप होता है जो लंबी होता है लेकिन विषहीन होता है, उसके अंदर जहर नहीं होता है। सबसे खतरनाक जो होता है वो गेहुअन होता है। हमारे गांव में भी ये नाम प्रसिद्ध है, गेहुअन सांप बोलते हैं। ठीक है, जिसे गांव में फिटारा कहते हैं। भटिया के 2 मुंह होते हैं। आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ पर जो सांप मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सांपों के बारे में बताना था विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और यहाँ पर हमारा वीडियो का अंतिम जो पार्ट है या अंतिम वाला कह लीजिए सेक्शन है, अंतिम क्वेश्चन है, कुछ भी कह लीजिए आप,
आप, वो आ चुका है 16वां क्वेश्चन। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आ सकता है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। तो मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा का जो जनजीवन होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, इधर उधर सभी जगह पानी भर जाता है। ठीक है, जगह जगह जो है सो कि लबलबा करके पानी रहता है, जिससे क्या होता है कि छोटी मोटी नदी नाले दिखाई देते हैं। अब आपने देखा होगा आपके आसपास जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जो छोटे छोटे नाले होते हैं वो नदियाँ बन जाती हैं। ठीक है, इस तरह से तो वैसा ही कुछ यहाँ पर मालवा के बारे में बताया गया है। सब बरसाती पानी से भरे होते हैं, अतः लोगों की दिनचर्या में बाधा आती है और बरसात की झड़ी के कारण ये दिखाई देती है। ठीक, बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा, सैम्पल पेपर के ऊपर जो 50% का डिस्काउंट ऑफर है वो अभी भी लाइव है और ये डिस्काउंट ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है। तो आज ही स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों। ठीक है, बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लग गया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा, क्या फीडबैक है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस अब आपके लिए लगातार हम लाने वाले हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।